क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर मैं आपको समझा सकूँ। ये मैं पहला लेक्चर यानी कि पहला पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिए। देखो, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम बात करें कि हम लोग जब समर के दिनों में जो हमारे पास मिल्क होता है, मिल्क को हम लोग क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ना रख के हम लोग फ्रीज़ में रख देते हैं। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे हम लोग अगर मिल्क को रखते हैं तो मिल्क के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमको दिखने लगते हैं। या कोई हमारे पास आयरन्स के कोई मटेरियल्स होते हैं, अगर जब मौसम मतलब जो इन्वायरमेंट जब बहुत मॉइस्ट होता है तो उस पर भी हमको कुछ चेंजेस हमको नज़र आते हैं। या कभी जो ग्रेप्स वगैरह होता है जब उसके हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कुछ हमको चेंजेस नज़र आते हैं। या जब हम लोग खाना कोई खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है तो उसमें भी कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। या जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो उस समय भी कोई ना कोई हमारी बॉडीज़ के अंदर चेंजेस होता है। ये जितने सारे चेंजेस हो रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक मटेरियल का चेंजेस किसी न किसी और मटेरियल में हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, मैंने केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में या तो जुड़ के या तो आपस में ब्रेक हो गए क्या होते हैं, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि सिर्फ सब्सटेंस का जो शेप होता है वो चेंज होता है, कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जो फिजिकल प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल होती है, जबकि जो केमिकल प्रोसेस होती है वो नॉट रिवर्सिबल होती है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे ही जो केमिकल रिएक्शन होती है ये भी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके का ये केमिकल चेंज ही होता है। क्योंकि केमिकल चेंज जब होगा तो जाहिर सी बात है नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नया सब्सटेंस बनेगा। तो जो केमिकल रिएक्शन हो है उसमें भी क्या हो रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नया एक सब्सटेंस बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब मान लो कोई केमिकल चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे हो चुकी है, यानी एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये जो प्रोसेस होती है हम इसको फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड का मतलब जैसे हमारे पास फिल्ट्रेशन की टेक्निक हो, हमारे पास इवेपोरेशन हो, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन हो, या इस टाइप की और भी बहुत सारी टेक्निक जैसे डिस्टिलेशन वगैरह हो। तो इस टेक्निक की मदद से हम लोग इसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि मान लो केमिकल रिएक्शन होती है। अच्छा, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस समय क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको चीज़ों मतलब आपके सामने 4 चीज़ें होने की संभावनाएं हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा कि मतलब सब्सटेंस का जो स्टेट होगा वो क्या हो सकता है, चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मेरे पास क्या है, आइस है। आइस का मतलब H2O किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। जब मैं इसको हीट कर दूंगा तब भी क्या रहेगा, ये H2O रहेगा, लेकिन किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। ये देखो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, लेकिन पहला वाटर किस फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में था, यानी आइस था। अब क्या बन गया, H2O बन गया लिक्विड, यानी क्या करने पे, हीट करने पे। तो बताओ स्टेट चेंज हो गया कि नहीं। ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो सकता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर के अंदर भी वेरिएशन हो सकता है। और टेम्परेचर के बेस पे हम लोग 2 तरीके की रिएक्शन की बात करते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो हम बाद में बात करेंगे। चेंज इन कलर, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके कलर में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है।
जैसे फॉर एग्जांपल हम सीधे सीधे बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई आयरन मौजूद है, मेरे पास क्या है, कोई आयरन की नेल है, इसकी रिएक्शन मैं अगर कॉपर सल्फेट के साथ कराऊं, किसके साथ मैं कराऊं, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। क्या होता है कि जब मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है। तो आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये जो होता है ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यानी पहले कैसा था, पहले था ब्लू कलर, किसकी वजह से, सल्फेट की वजह से। जब हमने रिएक्शन कराई दोनों की तो आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लिया। जो आयरन सल्फेट होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या हो सकता है कि चेंज इन कलर हो सकता है। शुरुआत में कलर कुछ और हो सकता है, बाद में कलर क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो चांस की बात है कि उस केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई गैस भी क्या होगी, रिलीज होगी या इवॉल्व होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी एसिड है, जैसे मेरे पास क्या है, HCl है। अगर HCl की मैं रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या, रिएक्शन बैलेंस नहीं, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, और बात की बात है हम बैलेंस कर लेंगे। तो मान लो क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें चार चीजें आपको दिख सकती है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस क्या हो सकती है, निकल सकती है। अब देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फॉर देखो बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी 1.1। अब देखो एक्टिविटी 1.1 में क्या है कि देखो मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। एयर का मतलब यहां पे हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक्टिविटी की मदद से मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। एयर के प्रेजेंस में कहने का मतलब मेरा ऑक्सीजन से है यहाँ पे, तो क्या बनता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम है, ये मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम। मैंने इसको एयर की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया, यानी कंबस्टन कर दिया उसका। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एयर का मतलब ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होता है कि एक क्या होता है वाइट, मतलब क्या होता है, सॉलिड हमको मिल जाता है। ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या होता है, गैस होती है, और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अब मान लो क्या होता है, मैग्नीशियम को जो हमने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमको क्या मिला, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है। देखो ये एक्टिविटी 1.1 में क्या दिया है कि हमको मान लो अगर केमिकल इसको देखना हो तो क्या करते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम की कोई स्ट्रिप हो, पतली सी क्या हो, कोई स्ट्रिप हमारे पास हो। अब उस स्ट्रिप को पहले क्या किया जाता है कि सैंड पेपर से उसको पहले क्लीन कर लिया जाता है। क्यों उसको क्लीन किया जाता है, क्लीन करने का मेन मकसद ये होता है कि इसके ऊपर हो सकता है कि ऑक्सीजन वगैरह की कोई लेयर जमी हो, यानी इस पे ऑक्सीडेशन हुआ हो, तो उस ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन वहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब जो ऑक्सीजन की लेयर होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो ये एक्टिविटी होती है थोड़ा सा डेंजरस होती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो इसमें क्या होता है कि अब हमको क्या है कि यहाँ पे टोंग्स, यहाँ पे क्या होता है हमको मान लो पकड़ने के लिए क्या है यहाँ पे टैंक चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसको बर्न कर देते हैं। जब इसको हम लोग बर्न कर देते हैं तो क्या होता है कि डेजलिंग फ्लेम के साथ
क्या होता है कि ये जल जाता है, बांड हो जाता है, और बांड होने के बाद क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में हमारे सामने क्या होता है, गिर जाता है, और ये जो सॉलिड फॉर्म में बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है एक केमिकल रिएक्शन का। अब हम बात करेंगे किसकी, केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन, बात हो चुकी, अब बात करते हैं किसकी, केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लो कोई केमिकल इक्वेशन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, अब उस केमिकल रिएक्शन को हम इस बोर्ड पे अगर रिप्रेजेंट कर दें, शो कर दें, दिखा दें कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तो वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन उसमें हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो जब भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं उस सिंबल का हम यूज़ करते हैं, और साथ में क्या होती है, उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, या एक्वस सोल्यूशन भी हो सकता है, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो ये क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये तो ये क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम है, ये क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने बर्न किया तो मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो देखो बीच में मैंने एरो लगाया हुआ है, एक एरो के बाद है और एक एरो के पहले है। जो एरो के पहले होता है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो एरो के बाद है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि इस केस में कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट हैं। तो दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं उन रिएक्टेंट के बीच में किसका साइन लगता है, प्लस का साइन लगता है। तो यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 तरीके के रिएक्टेंट थे, तो इन रिएक्टेंट के बीच में मैंने किसका साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। लेकिन जब एरो के बाद वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं लगाएं। हाँ, हो सकता है कि कोई और केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें हो सकता है कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो मोर देन 1 हो। अगर मोर देन 1 होगा तो उनके बीच में भी क्या इसी तरीके से प्लस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो हमने सिंबल्स के साथ साथ फिजिकल स्टेट की भी बात की है। फिजिकल स्टेट इसकी क्या होती है, मैग्नीशियम होता है सॉलिड, ऑक्सीजन होती है गैस, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, सॉलिड। तो ये क्या होता है कि एक केमिकल इक्वेशन को हम मतलब एक केमिकल रिएक्शन क्या है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और यही रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन।